जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आज हम बात कर रहे हैं मॉडल पेपर फिजिक्स का। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया है, जाके वहाँ से मेरा वीडियो दे सकते हैं। उसमें हम लोगों ने 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज हम देखेंगे पार्ट 2 में कल 3 नंबर के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तो पूरा हो गया था। ठीक है, दूसरा पेपर कहाँ गया, ये रहा। दूसरे पेपर में हम लोग खंड दाँत पे पहुँचे थे। पहला क्वेश्चन है, किसी धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आज का सेक्शन होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको मतलब इसमें हम रटाएंगे नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे, इसी के बेस पे जितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप फास्ट के चक्कर में बहुत कुछ खो देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी धातु के तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। तो आप लोग ये नोट मत करिए, केवल आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिए केवल, बस। और आपका ज़्यादा 100% की आप लोग गेन कर ही लेंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, केवल आप लोग देखिए और सुनिए। कह रहा है धातु की किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि पहले हमारे पास एक तार था। अब तार कैसे होता है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये बेलन के आकार का होगा। इसे मतलब एकदम लंबाई पतला का अगर आप देखेंगे तो ये बेलन के आकार का होता है। ठीक है, ये मान लीजिए L1 था, एक तार की लंबाई है L1। अब कह रहा है इसी को दोगुना कर दिया जाए। लो, बढ़ा दिया, दोगुना कर दिया। ठीक है, तो इसी को हम 2L1 लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ मान लीजिए 2 लंबाई था, यहाँ अगर मैं कह दूँ कि 2 मीटर था, तो इसका दुगुना कर दूँ तो ये 4 मीटर नहीं हो जाएगा। तो इसे सिंपल, यहाँ L1 था तो ये कितना हो गया 2L2। अब यहाँ पे फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारे जो यहाँ तार थी वो कुछ मोटा होगा। जब ये तार मोटा होगा, अब जब इसको खींच देंगे तो ये पतला नहीं हो जाएगा। जी सर, पतला हो जाएगा। तो जब हम खींच देंगे और इसकी लंबाई जब बढ़ जाएगी तो इसकी रेडियस कम हो जाएगी। तो ये सपोज करते हैं इसकी जो रेडियस हो R1 और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी R2, मतलब ये पतला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसकी लेंथ बढ़ गई, इसका रेडियस बड़ा था, इसकी रेडियस घट गई। अब हम अगर ये इस बेलन की बात करें तो इसका क्षेत्रफल A1 इक्वल टू होता है पाई R1 स्क्वायर L1, और E2 की बात करें तो क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर और L2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हम मानेंगे, माना तार की प्रारंभिक लंबाई L1 है। ठीक है, तथा और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है R1। ठीक है, तथा खींचने पर, तथा नया, ऐसे लिख देंगे, तथा नया तार की लंबाई, नया तार की लंबाई कितना हो जाएगी 2L1 हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं L2 लिख देते हैं। ठीक है, सबसे आसान L2, तथा त्रिज्या कितनी हो जाएगी R2, त्रिज्या कितनी हो जाएगी R2। अब अगर हम इसकी आयतन की बात करें, ध्यान से सुनो, आयतन क्या होता है। आयतन मतलब कि इसका क्षेत्रफल तो अलग अलग हो गया, लेकिन आयतन तो सेम रहेगा। इसका आयतन सेम रहेगा। सर जी कैसे सेम रहेगा, देखो बाबू, आयतन मतलब होता है कि कितना मटेरियल लगाकर इसको मिलाया गया है, उतने ही मटेरियल तो इसमें है। बिल्कुल, ये मैं थोड़ी ना कहूँ अगर खींच दो तो उसका आधा माल निकाल लो, नहीं ना। माल तो उतना ही रहेगा, मटेरियल तो उतना ही रहेगा। तो वही मटेरियल इतने हैं तो इसका आयतन सेम होगा। तो इसका भी मान लेते हैं B1 इक्वल टू क्या होता है B2। प्रारंभिक का आयतन और नए का आयतन दोनों सेम होते हैं। ठीक, इसका आयतन कितना है पाई R1 स्क्वायर L1, इसका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर L2। पाई पाई कट गया, L1 बटा L2 नीचे कर दिए, इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर हम 1 मानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने प्रतिरोधकता तो पढ़ा होगा। प्रतिरोधकता R बराबर क्या होता है रो L/A। मतलब ये होता है कि हमारा जो प्रतिरोध होता है वो प्रोपोर्शनल, यहाँ एक कांस्टेंट आता है जब प्रोपोर्शनल हटता है। तो जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो यही तो लगाता है L/A। जब ये कांस्टेंट आता है, अगर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो ये कांस्टेंट आता है रो। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो R1 होगा, R1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L1 बटा A1 भी लिख सकते हैं। अगर हम R2 की बात करें तो ये होगा L2 बटा A2।
लिख सकते हैं ना। अगर हम मैं कह दूं कि R1/R2, अगर इसे सेम टू सेम भाग दे दिया जाए तो ये हो जाएगा L1/A1/L2/A2। अब अगर इसी को गुणा किया जाए, अगर इसी को गुणा किया जाए तो देखो कितना आसान है। अगर हम इसको गुणा करें तो ये होगा L1/A1 इंटू, इसको ये ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा A2/L2। अब L2 को इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा L1/L2 इंटू A2/A1। ये किसके बराबर आया R1/R2 के। तो यहाँ लिख देते हैं कि R1/R2 जो आया वो L1/L2 इंटू A2/A1। ठीक। अब अगर समीकरण नंबर 1 को देखें, यह इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। हमें नया प्रतिरोध पूछा है, हमसे नया प्रतिरोध पूछा है, मतलब R2 का मान पूछा है उसने। तो यहाँ कर देते हैं, ध्यान से देखो। अगर हम समीकरण नंबर 1 को देखें तो हमको ये दिखेगा कि पहले यहाँ A2/A1 का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू L1/L2 इंटू A2, मतलब इस तार की जो क्षेत्रफल वो कितनी हो जाएगी। अब क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ बेलन का क्षेत्रफल हमको नहीं निकालना है, हमको ये इसका क्षेत्रफल निकालना है कि कितना इसकी रेडियस हो गई। तो ये कितना होता है πr² A2, इसका R2² और इसका हो जाएगा πr1²। इस यहाँ जो परिधि बनेगा, मतलब यहाँ जो गोला बनेगा, वृत्त, वृत्त का फार्मूला क्या हो जाएगा πr² और इसका πr²। पाई पाई कट गया। अब R1 L1/L2, R2² और R1², R2²/R1², इसका मान कितना है L1/L2। तो यहाँ रख देंगे L1/L2 समीकरण नंबर 1 से। ठीक। अब देखो L1 L2, तो इसको हम ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो L1 है, L1 L1 L2 L2, तो ये हो जाएगा L1/L2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो L1 था तो L1 ही ले लो, ठीक है। अब L2 का मान कितना होगा 2L1 होगा, क्योंकि जो L2 है वो L1 का 2 गुना है। तो L2 को हम 2L1 लिख सकते हैं और इसका क्या है होल स्क्वायर। L1 L1 कट गया तो फाइनली जो हमारा आ गया वो आ गया कि R1/R2 इक्वल टू 1/4। यही तो आएगा जब वर्क करेंगे। अब यहाँ जो अगर मैं कह दूं कि R1 का इसमें गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 4R1 इक्वल टू R2, क्योंकि R2 का गुणा इधर कर दिया तो हमारा नया प्रतिरोध आ गया 4R1। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारा दुगुना करने पर हमारा जो नया प्रतिरोध होगा वो पहले प्रतिरोध का 4 गुना होगा। अब ऐसे भी अगर आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे दे 1 नंबर का, ये तो 3 नंबर में आ गया, लेकिन अगर आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ दें कि किसी तार को दुगुना करने पर या तिगुना करने पर नया प्रतिरोध कितना होगा, तो फार्मूला होता है NR²। ठीक है, कितना होता है N²R। जो हमारा नया प्रतिरोध होगा R न्यू, वो N²R के गुना होता है। जैसे यहाँ दुगुना कर दिया तो n बराबर 2 रहो तो 2 दूनी 4R। अगर 3 गुना कर दे तो 3 त्रिक 9R, 4 गुना कर दे तो 4 चौक 16R। नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा 16R 3 9R, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए अफवाह वेग की बात करते हैं तो अफवाह वेग क्या होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगाता है। इस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से चलने लगते हैं। ध्यान से सुनो, हमारा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से चलने लगते हैं। इस सूक्ष्म वेग को ही अफवाह वेग कहते हैं। जैसे अगर हमारा कोई कंडक्शन, मतलब कोई चालक है, कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, अगर हम इसके दोनों एक सेल से इन्हें कनेक्ट कर दें, एक प्लस एक माइनस से, और सपोज करिए इसका जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये इधर है, और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा चालक में, वो तो अभी ये सेल लगाने से पहले की बात कर रहे हैं कि इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी दिशा कभी ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। ठीक है, मतलब उल्टा सीधा ऐसे होगा, इधर उधर। ठीक है, अंट संट इधर इधर होगा। अब इलेक्ट्रॉन का यहाँ तो कोई चलने का मार्ग है नहीं, कोई कि कैसे जाए। अब हमने क्या किया, एक सेल जोड़ दिया तो विद्युत क्षेत्र इधर है ना।
अब जब हम कोई सेल जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में मूवमेंट करने लगेंगे, एक दिशा, एक सीधी एक ये जो इधर उधर जा रहे थे ना, एक सीधी लाइन पकड़ लेंगे, लेकिन इनकी जो दिशा होगी, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, मतलब इधर गति करने शुरू कर देंगे, एक सीधी लाइन में इधर इनका वेग हो जाएगा, और यही इनका वेग ही क्या कहलाता है, अफवाह वेग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको हम वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, वीडी मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ठीक है, उसी को कहते हैं अफवाह वेग। क्वेश्चन कह रहा है तो उसका वो भी निगमन भी करना है, फार्मूला भी करना है। तो वीडी इक्वल टू होता है, अफवाह वेग इक्वल टू होता है एल बाई टी, एल बाई टी, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अगर हम कह दें कि एकांक आयतन में, क्या कहें, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, माना एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, n, और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मान लो a है। सर ये अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुप्रस्थ मतलब यहाँ जो काटा जाता है यही एरिया, ये जो एरिया, ठीक है, उसके एरिया हमने कितना ले लिया, a। अब हमने कहा कि एकांक समय में, एकांक समय में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कितना हो जाएगा, NaVd, NaVd, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, सॉरी इसको समीकरण नंबर 2, क्योंकि एक ही था, ये 2 हो गया। अब अगर हम t समय में बात करें कि t समय में, t समय में a अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में या a क्षेत्रफल में निकलने वाला आवेश, निकलने वाला आवेश, निकलने वाला आवेश कितना होगा, ये हो जाएगा NaVdt, इसको समीकरण नंबर क्या मान लो, समीकरण नंबर 3। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और लिखना था कि जो t समय में, यहाँ लिख देते हैं कि t समय में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ n समय के लिए तो NaVd हो जाएगा, और t समय के लिए क्या हो जाएगा, NaVdt हो जाएगा। हाँ देखो, हमारा आवेश भी मिल गया, समय भी मिल गया, हमको आवेश निकालना था, तो Q इक्वल टू क्या होता है, धारा बराबर क्या होती है, हमें धारा निकालना, धारा बराबर क्या होता है, Q बाई टी, यही तो होता है, और Q का मान हमने निकाल लिया, Q का मान कितना है, NaVdt, और T का T कट गया। ठीक, हमारा जो फाइनल आंसर आ गया, हमारा जो विद्युत धारा में संबंध आ गया, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विद्युत धारा में जो संबंध आ गया वो I इक्वल टू हो गया NaVd, यही हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो धारावाही कुंडली कैसा होता है, ऐसे होता है। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो a है, और ये जो बिंदु है ये d मान लो, और यहाँ से कुछ बिंदु पर p बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यहाँ की जो दूरी मान लो वो r है, और यहाँ से दूरी मान लो x है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, और यहाँ से दूरी वही हो जाएगी, r ही हो जाएगी। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो फाई हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, वृत्तीय कुंडली है, वृत्तीय कुंडली है। ये यहाँ पे और यहाँ पे एक रिजल्टेंट शो करता है इन दोनों के बीच में। ये क्या हो जाएगा, dv cos, ये जो एंगल है ये भी फाई होगा, तो ये dv cos फाई, और इधर क्या होगा, dv sin फाई। ठीक, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम क्या करते हैं, अगर इसको a और इसको b मान लेते हैं कि अल्पांश, मतलब अल्पांश दूरी a और b के बीच में हम निकालेंगे, इनके बीच की दूरी क्या है, इनमें बहने वाली धारा I मान लेते हैं। अब क्या माने हम कि माना त्रिज्या, माना a क्या है, त्रिज्या है, a त्रिज्या, I धारा, और p बिंदु से बिंदु d पर, बिंदु d से x दूरी पर, देखो बिंदु D से x दूरी पर P बिंदु पर हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दूरी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। ठीक, लिख देंगे।
अब अल्पांश हम यहाँ अल्पांश ले लेंगे बहुत थोड़े के लिए, ठीक है। अल्पांश ए बी के कारण, ए बी के कारण, ए बी कहाँ है, ये रहा, इनके बीच में तो बहुत छोटे के लिए निकालेंगे। ए बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए बी के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV इक्वल टू क्या होगा, dV इक्वल टू होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई आइडियल IDL बटे R स्क्वायर, ठीक। यहाँ हमने R लिया, ठीक है, तो R स्क्वायर हो गया, इसको समीकरण नंबर 1, ये बायो सेवर्ट का नियम था ना, म्यू नॉट बटे 4 पाई आइडियल साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हमने क्या किया, वृत्तीय कुंडली, वृत्तीय कुंडली पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू क्या होगा, B इक्वल टू होगा, अगर हम पूरे का निकालें तो B इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ dV साइन फाई, ठीक। और समीकरण नंबर 1 से अगर हम dV का मान रख दें, तो जैसे ये समेशन dV का मान अगर हम रख दें तो ये होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई IDL बटे R स्क्वायर इंटू साइन फाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ अगर हम साइन फाई के मान देखें कि अगर हम साइन फाई का मान निकालना हो तो साइन फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना हो गया A, और कर्ण का मान कितना हो, देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो कर्ण का मान ये R हो जाएगा, तो A/R। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं कि म्यू नॉट बटे 4 पाई IDL R स्क्वायर इंटू साइन फाई के दर पे हम A/R लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम यहाँ देखो, अगर हम बात करें कि समेशन ये भी कांस्टेंट हो गया, अगर हम इन सबको बाहर लेके जाएं तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये कांस्टेंट हो गया, समेशन ऑफ IDL बटे R³ A, क्योंकि R स्क्वायर इंटू R³ हो गया, A हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम म्यू नॉट बटे 4 पाई, क्योंकि वैद्युत धारा तो सेम है तो इधर आ जाएगी, तो हो जाएगा I, ठीक, A भी बाहर आ जाएगा, बटे R³, हमारा जो DL है यही बचेगा। और हम ये जानते हैं, हम क्योंकि अल्पांश दूरी लिए हैं, मतलब ये DL लिए हैं, ये छोटा सा DL लिए हैं, अगर हम पूरे के लिए निकालेंगे तो ये हमारे वृत्त की परिधि हो जाएगी, यहाँ पे हम बहुत छोटा सा लिए हैं, ठीक है, DL। और अगर हम पूरे के लिए निकालें तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम पूरे के लिए निकालें जैसे DL, तो पूरे के लिए क्या होगा, परिधि हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 2πL, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई IA इंटू R³ इंटू 2 पाई, देखो यहाँ L, सॉरी यहाँ 2 पाई, क्योंकि त्रिज्या A है ना, यहाँ त्रिज्या A है ना, तो हमारा जो DL होगा ये बहुत छोटे के लिए, यहाँ पे बहुत छोटे के लिए है, तो पूरी क्या हो जाएगी 2πR। यहाँ पे देखो ये थोड़े के लिए था, पूरे के लिए 2πR हो जाएगा, तो हमारा 2 पाई यहाँ, सॉरी R का मान हमारा A है, क्योंकि हमारा A है, यहाँ त्रिज्या हमने A माना है, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या हमने A माना, देखो यहाँ पे त्रिज्या हमने A माना है, ठीक। तो अब हमने क्या किया, यहाँ 2πA हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, अगर हम इसको काट दें, 2 से 2 काट दें और पाई से पाई काट दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा म्यू नॉट, यहाँ देखो म्यू नॉट बटे पाई पाई कट गया, तो हमारा आ गया 2 R³ IA करेंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर। लेकिन अब हमें R का मान अगर निकालना हो, तो अगर आप जब इस फिगर को देखेंगे ध्यान से, तो आप ये पाएंगे कि ये लंब पाइथागोरस के प्रमेय से कि जो R स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस आधार मतलब X स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक। अगर हम R स्क्वायर को A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर लिखें, तो यहाँ पे हम R³ को कैसे लिखेंगे, R³ को तो हम लिखेंगे A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाता है,
2 उधर चला जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो हमने यहाँ सिंपल सी चीज़ यहाँ मैंने कर दिया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2 आर क्यूब था ना, तो आर क्यूब का मान हमने यहाँ क्या कर दिया, देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये हमारा फाइनल हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम बिंदु डी पर ही निकालना चाहें, बिंदु डी पर ही, तो हमारी एक्स की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0। जब हम यहाँ 0 रखेंगे एक्स बराबर 0 पर, तो यहाँ 0 तो 2 2 कट जाएगा, तो क्यूब आएगा, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा जो पूरा आ गया, जैसे अगर हम एक्स बराबर 0 पर चलें तो बी बराबर क्या होगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटे 2 ए स्क्वायर आ जाएगा और इसके पावर 3/2 आ जाएगा, 2 2 कट गया, तो ए क्यूब हो गया, तो 2 से ये भी कट गया, तो हमारा कितना आ गया म्यू नॉट आई बटे 2a। ये हमारा बी का फार्मूला हो गया जो कि हम पहले भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.53 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.8 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, तो इसकी तुल्य चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम फार्मूला देखते हैं कि हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो होता है m हमारा क्या होता है m होता है IA चुंबकीय आघूर्ण, ठीक। अब देखो हमारा जो जैसे हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ किसकी बात कर रहा है, ध्यान से देखो हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक 1H1 या 1H2 भी हो सकता है, और जो नीचे वाला जो होता है परमाणु क्रमांक और ऊपर वाला परमाणु भार होता है। हम ये जानते हैं कि जितना भी परमाणु क्रमांक होता है उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतने प्रोटॉनों की संख्या होता है। अब जैसे ये हमारा नाभिक है, ठीक, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इस नाभिक से देखो इसकी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या देखो त्रिज्या दी हुई है ना, इसकी त्रिज्या कक्षा से 6.8 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड नाभिक के चारों ओर 0.51 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की, इसकी जो त्रिज्या है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। हमने इसको मीटर में बदल दिया 0.53 × 10⁻10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है सर, Q = होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब चुंबकीय आघूर्ण जो हमारा होता है, अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से पूरा ये चक्कर लगा दें तो हम कहेंगे एक चक्कर, मतलब n बराबर 1, 2 बार कर दें तो n बराबर 2, लेकिन ये कितनी बार कर रहा है, ये तो 6.8 इतना चक्कर कर रहा है। देखो 3 बार करता तो 3 गुणा कर देते, 4 करता तो 4 गुणा कर देते, 5 करता तो 5 गुणा करते, n करता तो n गुणा कर दे, ये कर रहा तो इसका गुणा कर देंगे, ठीक। तो हमारा m = हो जाएगा NIA, ठीक है जी सर। अच्छा आई तो सर हमें सर धारा तो पते नहीं है, धारा कहीं दिया ही नहीं है, लेकिन बाबू धारा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Q बराबर क्या होता है IT, यही तो होता है Q बराबर IT, तो I बराबर क्या होगा Q/T, तो यहाँ हम कर देंगे Q/T इंटू A, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो n का मान दिया है, n मतलब इतनी चक्कर, तो लिख देंगे 6.8 × 10⁻15। सर टी का मान तो दिया ही नहीं है, इसमें देखो दिया है प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड की बात कर रहा है, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में इतनी चक्कर लगा रहा है, तो टी का मान दिया है 1, क्यू का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, ये हम तो निकालने हैं 1.6 × 10⁻19, ये दिया नहीं, लेकिन हमको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन है इंटू ए क्या हो सकता है सर, हमारा जो नाभिक होता है वो गोल होता है और इसकी फार्मूला क्या होता है πr², ठीक है। तो यहाँ रख देंगे 6.8 × 10⁻15 इंटू 1.6 × 10⁻19 इंटू पाई का मान 3.14 और आर का मान दिया ही है सर, कितना है 0.53 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। अब जब हम इस पूरे वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 9.6 × 10⁻24 एम्पियर मीटर
स्क्वायर आएगा। ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विस्थापन धारा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस होती है, इसका मात्रक ज्ञात कीजिए। तो ये भी हम आपको टेक्स्ट पे दे देंगे लास्ट में। ठीक है, ये देख लेते हैं पांचवें का का। पांचवें के का कह रहा है कांच एवं हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.50 व 2.40 है। तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं लाइट में भी। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन जैसे मान लीजिए वायु का कांच के सापेक्ष या कांच का जल के सापेक्ष, तो अगर यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ कांच का अपवर्तनांक दिया है इतना और हीरे का अपवर्तनांक दिया है इतना। तो जिसका दिया जैसे कांच का दिया है तो इसको हम पीछे लिखते हैं Ng। ठीक है, कांच का कितना दिया है 1.50। डायमंड का कितना दिया है Nd लिख लेते हैं। Nd का कितना दिया है 2.40। ठीक है, अब अगर कुछ नहीं दिया है तो हम हमेशा एयर के सापेक्ष लेते हैं। अब क्वेश्चन अंतिम में अगर किसी के अंतिम में का आ जाए, जैसे अगर मैं कह दूं जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष, तो जल का तो मतलब वो पीछे रहता है, जल का। ठीक है, जिसका अंतिम में का है, जिसके पास का होता है वो पीछे होता है। जैसे जल का कांच के सापेक्ष, तो कांच को हम आगे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे के सापेक्ष कांच का, यहाँ देखो कांच का जिसके पास का हो, मतलब ये पूछ रहा है जी पीछे हो, तो आगे क्या होगा डायमंड। तो DNG पूछ रहा है। ठीक है, तो DNG का फार्मूला क्या होता है, जो पीछे होता है उसको ऊपर लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं Ng/ND, और किसके साथ एयर के सापेक्ष। Ng का मान है 1.50 और ND का मान है 2.40। जब हम इसको काटेंगे पीटेंगे तो 0.625 ये हमारा आंसर आता है। कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या समझते हैं, इसका सूत्र अपवर्तनांक के पदों में लिखो। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है ये भी इसको समझ लेते हैं। देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं कि किन्हीं दो किरणों के कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्य किरण के विचलन को अनुपात को उस रंग की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। नहीं समझ में आया ना, ठीक है समझा रहे हैं। हमारा कोई प्रिज्म है, ठीक। अब इस प्रिज्म में जब कोई श्वेत प्रकाश हम डालते हैं, ये क्या है श्वेत प्रकाश, इसको तो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ यहाँ से विचलन, यहाँ भी विचलन हो गया, ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। ये 7 रंगों में क्या हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं। विबग्योर VIVGYOR समोज के लिए ये 7 रंग में विभक्त हो गई। वायलेट, रेड, ये माना जाता है कि जो येलो होता है ना उसको हम मध्य बोलते हैं, मध्य विचलन। ठीक है, और यहाँ से जो रेड तक होती है विचलन उसको हम डेल आर कहते हैं, और जो वी वायलेट तक होती है उसको हम डेल वी कहते हैं। ठीक, और माध्य विचलन को हम डेल वाई बोलेंगे। लेकिन ये कह रहा अपवर्तनांक के पदों में, तो हम लोगों ने प्रिज्म में माध्य या विचलन मतलब उसको न्यूनतम विचलन के लिए क्या माना था कि डेल जो होता है वो हमारा होता है n-1 इंटू ए। न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये फार्मूला होता है ना, जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ओमेगा इक्वल टू होता है या W इक्वल टू होता है इसमें कि जो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता है लेकिन ये वर्ण विक्षेपण क्षमता कह रहा है तो W। ठीक, तो W इक्वल टू क्या होता है डेल वी माइनस डेल आर, क्योंकि देखो लिखा है ना किन्हीं दो किरणों के कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता और माध्य किरण क्या है डेल वाई के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो लेकिन हमें ये ऐसे फॉर्म में नहीं देना, हमें तो अपवर्तनांक के फॉर्म में देना है। तो जब डेल इजकल टू n-1 इंटू होता है तो अगर हम डेल वी कह दें तो यहाँ अपवर्तनांक डेल वी हो जाएगा और इंटू ए सब में सेम रहता है। क्यों, क्योंकि ए क्या है अपवर्तनांक कोण है। अगर हम डेल आर का मान पूछे तो क्या हो जाएगा n(r-1) इंटू ए। अब अगर हम डेल वाई का मान पूछें तो क्या हो जाएगा ny-1 इंटू ए। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ें उठा के लाके यहाँ पटक दीजिए तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल वी। देखो यहाँ ए सब जगह सेम रहेगा, कॉमन लेके काट देंगे हम। ठीक, नहीं समझे, समझा दे रहे हैं। देखो
इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं NB-1 इंटू ए माइनस डेल आर को हम क्या कर सकते हैं सर NR-1 इंटू ए अपान डेल वाई को मान हम क्या करेंगे NY-1 इंटू ए। देखो ए सब जगह कॉमन लेके काट देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा NB-1 माइनस NR-1 अपान NY-1। अब इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा NB माइनस NR अपान NY-1। ये हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता W का फार्मूला आ गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कह रहा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला ये, ठीक है। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा थ्योरी है तो उसको हम आप बोल देते हैं, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आइंस्टीन का जो विद्युत प्रभाव होता है, तो पहले समझते हैं कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है। देखो जब प्रकाश, ध्यान से सुनना, जब प्रकाश के प्रभाव से, जैसे कोई धातु है, यहाँ कोई धातु है, ठीक है, प्रकाश के प्रभाव से जब धातु के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तो इसी घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहलाता है। क्या समझे कि जब कोई धातु पर प्रकाश प्रभाव पड़ती है, प्रकाश पड़ती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं या उत्सर्जित होने लगते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहलाता है। इनका जो आइंस्टाइन का जो थ्योरी दिए थे, ये प्लांक के आधार पे दिए थे, प्लांक के क्वांटम। अब ये प्लांक साहब ने क्या कहा, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत कहता है कि हमारे जो प्रकाश आती है, प्रकाश, ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल हैं, ठीक है। और जो बंडल हैं, ये जो ऊर्जा है, ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है, और ये इनकी जो आवृत्ति है म्यू, और इसका जो प्लांक नियतांक है एच, प्लांक नियतांक है, तो एच का मान होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। शायद आपको पहले पेज पे ही ऊपर दिया होगा, जहाँ खंड का करके दिया जाता है, मॉडल पेपर वहीं दिया रहता है, पेपर के नीचे ही लिखा होता है, वो प्लांक नियतांक होता है, ठीक। अब इसका मुँह देख लेते हैं कि ये निगमन कह रहा है। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि निगमन कीजिए, विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। वो निगमन करना हमको आज देखिए, जब कोई प्रकाश किसी धातु की प्लेट पर गिरता है, जैसे कोई धातु है, और जब कोई प्रकाश धातु की प्लेट पर गिरता है, तो उस क्या होता है, उसका कोई फोटान अपनी समस्त ऊर्जा को धातु के भीतर भेज देता है, ठीक है। और इस कारण उस फोटान का अपना आवृत्ति समाप्त हो जाती है। लिखना नहीं, बस ऐसे केवल लिख देना, जो मैं पहले बताया हूँ कि ये आइंस्टीन जो है अपने प्लांक के क्वांटम के सिद्धांत पर समीकरण दिए, और जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि जो हमारा ऊर्जा होती है वो पैकेट या बंडल के रूप में जाती है, बस, और कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है। और उसकी जो प्लांक नियतांक एच और म्यू क्या है, आवृत्ति, और उसकी डायरेक्ट चलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे हमारे फार्मूले से कि एच न्यू, न्यू क्या है आवृत्ति, एच क्या है प्लांक नियतांक, न्यू इक्वल टू क्या होता है W अपान ई के। ई क्या होता है, ई होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। W क्या होता है, कार्यफलन, जब वो प्रकाश पड़ेगा ना तो कुछ कार्य करना पड़ता है, और H न्यू, ठीक है। अब अगर हम कहें कि हमारा गतिज ऊर्जा ई के क्या होगा, ई के इक्वल टू क्या होगा, इसको यहाँ रखेंगे, W को यहाँ भेज देंगे, तो क्या होगा H न्यू माइनस W, इसको समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। अब देखो हमारा जो कार्यफलन होता है, कार्यफलन फलन, जब यहाँ प्रकाश जब पड़ जाएगी, उत्सर्जित हो जाएगी, तो W इक्वल टू होता है H न्यू नॉट, ये भी कार्यफलन ही है, ठीक है, H न्यू नॉट। कब, अच्छा इस न्यू नॉट को या म्यू नॉट को क्या कहते हैं, न्यू नॉट, ठीक है, न्यू बोलते हैं इसे, न्यू, इसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्या बोलेंगे, देहली आवृत्ति, ठीक है। अब अगर हम समीकरण नंबर 1 में W का मान रख दें, तो हमारा ई के का मान आ जाएगा H न्यू माइनस W का मान रख देंगे तो क्या होगा H न्यू नॉट। अगर H कॉमन ले लें तो क्या होगा न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। ई के का हमारा मान मिल गया। अब हमको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अगर हम यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो और उसकी जो वेग हो b मैक्सिमम, उसका जो वेग हो मैक्सिमम हो, अधिकतम वेग, ठीक है, तो हमारा जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ
एम वी मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो द्रव्यमान m है और मैक्सिमम वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है। ठीक है, यही तो होता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला, हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, ई के का मान कितना होता है, हाफ mv²। लेकिन ई के का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 कर देते हैं, ई के का मान हम निकाल लिए हैं, तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा हाफ mv मैक्स का होल स्क्वायर इजकल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड सोडी का नियम लिखिए, सूत्र n इक्वल टू एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी का निगमन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता रहता है ये क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए भैया निगमन कर लेते हैं, लाइक वाइक कर दीजिए ज़रा। ठीक है, रदरफोर्ड सोडी का नियम, ये सोडी नहीं है सोडी है। ठीक है, चलिए देखो रदरफोर्ड सोडी के नियम, रदरफोर्ड ने भैया ये कहे थे कि जो रेडियो एक्टिव परमाणु के क्षय होने की दर होती है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर अर्थात dN/dt, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो संख्या को हम n ले लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये माइनस होता है। ठीक है, ठीक है सर। अब हमने क्या किया, जब ये कांस्टेंट हटता है तो आप लोग बचपने से पढ़ोगे, जब कांस्टेंट हटते सॉरी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा dN/dt इजकल टू हो जाएगा लेमडा n, और माइनस को उधर भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो ये क्या है, नियतांक है। ठीक है, लेमडा क्या है, नियतांक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अगर हम n को इधर और dt को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा dN/n, उधर हो जाएगा माइनस लेमडा dt हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इंटीग्रेट करने पर, इसका क्या समाकल करने पर, ठीक है, जब समाकल कर देंगे तो dN/n होता है log n, यहाँ बेस e होता है, माइनस को पीछे कर देंगे, लेमडा भी पीछे हो जाएगा, इसका dt का हो जाता है t प्लस c। c क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 2। अब हमें c का मान निकालने के लिए हमें t को 0, हमें t बराबर 0 रखने पर, t का मान जब 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, log e, टाइम को 0 कर देंगे अगर तो log e n इक्वल टू हो जाएगा c, तो क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो c का मान मिल गया, समीकरण नंबर 3। अब c का मान अगर हम यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा log e n इक्वल टू, आपने ध्यान नहीं दिया, जब हम t बराबर 0 पर चलेंगे तो क्या n वही रहेगा, ये भी तो हम n 0 करना पड़ेगा, n नॉट कर दे रहे हैं, n 0 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ log e n इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस log e n 0, ठीक, या n नॉट पढ़ो। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसको इधर कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा log n माइनस log e n नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा टी। उससे पहले थोड़ा log की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि log e n का मान अगर दिया है 5 तो n का मान कितना होगा, तो n का मान जो e इधर चला जाता है e के पावर 5 हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ है। अब देखो और एक फार्मूला और होता है log m माइनस log n का, ये किसका फार्मूला होता है, log m बाई n का फार्मूला होता है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला किसका हो गया, ये हो गया, यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये हो गया डायरेक्ट का फार्मूला, ये हो जाएगा log e n/n नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा टी। अब ये सपोज करो ये आपका n है और इधर 5 है, तो e का मान, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, n/n नॉट का मान कितना हो जाएगा, e के पावर माइनस लेमडा टी हो जाएगा। अब हमें n का मान चाहिए तो n का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा n नॉट e के पावर माइनस लेमडा टी। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहीं पे विराम लगाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम कल से डिस्कस करेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट आप लोग ज़रूर करिए कि ये सीरीज चलता रहे, ठीक है। और केमिस्ट्री भी लाएंगे कल से, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।